हेलो एवरीवन। तो अब शी गुआंग को जैसे ही लिन यूसन के मॉम और डैड की उस सैड सी लव स्टोरी का पता चलता है तो उसे यूसन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। उसकी मॉम और डैड तो अलग हुए ही हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सफर यूसन ने ही किया था। उसने अपने पेरेंट्स के बगैर ही अपना बचपन गुजारा था और कुछ लोग तो उसके नाना जी को भी दोष दे रहे थे कि जिनकी वजह से उसके डैड बाहर गए और फिर उसके बाद वहीं पर ही उनकी डेथ हो गई। अब शी गुआंग यूसन से फोन पर बात करती है। वो उसे मैसेज कर रही थी कि तुमने बहुत जल्दी अपना पोल खोल दिया है, वो भी अपने एम्प्लॉयर को बताए बगैर। अब मैं तुम्हें अपनी स्मार्ट टाइम जॉब के पैसे नहीं देने वाली। वो कहता है पैसे ना सही, तुम थोड़ी बहुत कॉम्पनसेशन ही दे दो। और फिर इसके जवाब में वो उसे अपने घर के बाहर बुला लेती है। वो जैसे ही आता है तो उसे मिलने के लिए बाहर जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, अब हम इकट्ठे जाएंगे एक डियर को खाना खिलाने के लिए। और इसके साथ साथ उसने एक सरप्राइज भी उसके लिए रखा हुआ था। अब डियर तो उन्हें वहां पर रास्ते में ही मिल जाता है। वो उसे खाना खिलाते हैं और शी गुआंग ने काफी एंजॉय किया था। वो कहने लगती है कि मैं कुछ और भी तुम्हारे लिए लाई हूँ, और वो थे स्पेशल फायरवर्क्स जो कि जियांग रुई ने अपने लिए मंगवाए थे, लेकिन वो भाई की चोरी करके आ गई थी। अब वो उसके साथ अच्छे से फायरवर्क्स का नजारा देखती है, खूब इंजॉय करती है और उससे कहती है कि वैसे तो फायरवर्क्स एक आम सी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए ये स्पेशल तब हो गए कि जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब उनमें से एक फायरवर्क तो अपने पास संभाल कर रख लेता है कि तुम्हारी निशानी ही सही, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। उधर जियांग रुई को घर पर पता चल जाता है कि शी गुआंग मिसिंग है। मैसेज करता है कि तुम उसी अपने बॉस के साथ कहीं घूमने फिरने गई होगी। अगर तुम्हारा ये बॉस इतना ही कैपेबल है तो मैं तो उसे चैलेंज करना चाहता हूँ। और वो यही मैसेज यूसन को दिखा देती है। वो उसे वॉइस नोट भेजता है कि हाँ बताओ कहाँ किस जगह कौन सा चैलेंज है। और बस वो लोग अब स्कीइंग करते हुए रेस करने का फैसला करते हैं और कल उनका शी गुआंग कप होने वाला है। अब यूसन ने तो अपनी आदत ही बना ली थी। वो आज भी उसके लिए एक छोटा सा स्नोमैन बनाकर बैठा हुआ था और वो स्कीइंग करते हुए शी गुआंग ही थी। उसे देखकर काफी खुशी होती है। वो बोलता है मैं रोजाना कुछ ऐसा बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अब अगली सुबह हो जाती है। बच्चे तो अपने ही मिशन पर निकल गए थे, जबकि यहाँ पर शी गुआंग की मॉम बताती है कि आज मैंने एक मीटिंग करनी है और वो है यूसन की मॉम से। हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे और कुछ दिल की बातें करेंगे। शी गुआंग ने तो ये सारा कुछ बहुत इजी लिया हुआ था, लेकिन लगता है कि बॉयज तो बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे थे। उन्होंने एक हिल पॉइंट भी चूज कर लिया था और अपनी डेस्टिनेशन भी। अब उसके बाद कौन सा रूट चूज करना है, इसके लिए वो कहते हैं कि हम कैफे में बैठकर मैप पर से चूज करेंगे। शी गुआंग बोलने लगती है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा और फिर कहती है कि तुम लोग डिस्कशन करो, मैं तो जरा बाहर जाकर कुछ फोटोज बना कर आती हूँ। अब वो बाहर चली गई थी, जबकि यहीं पर ही इसी कैफे में जुआंग शू के फ्रेंड्स आकर बैठ गए थे, जिनमें से एक क्रिस थी और एक उसका फ्रेंड कैल्विन। जियांग रुई को कोई पता नहीं था कि इर्द गिर्द कौन है। बस शी गुआंग बाहर है तो वो कहने लगता है मिस्टर लिन, अगर तुम ये रेस मुझसे हार गए तो तुम्हें मेरी सिस्टर को परसू करना छोड़ना पड़ेगा। वो बोलता है मैं तो उसके पीछे चेज करना नहीं छोड़ूंगा, रेस के बीच इन चीजों को ना लेकर आओ। और बस यही बात वहां पर बैठी हुई क्रिस और कैल्विन ने सुन ली थी। वो सोचने लगते हैं कि हमने तो समझा था कि इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये तो उसे सिर्फ चेज कर रहा है। क्रिस तो कैल्विन को मना करती है कि ये बात कहीं बाहर ना फोड़ देना, हमारा इनसे क्या लेना देना। शायद वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि जुआंगशू को ये बात पता ही ना चले। जबकि थोड़ी देर बाद वो दोनों बॉयज बाहर खड़े हुए थे और उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है और एक व्यू पॉइंट पर खड़े होकर शी गुआंग उन दोनों की इस रेस का नजारा ले रही थी। और इन दी एंड वो दोनों गाइस वैसे तो काफी स्किल्ड थे, लेकिन ऑफ कोर्स हीरो नहीं जीतना था, यूसन ही जीत जाता है। अब जियांग रुई थोड़ा सा शर्मिंदा तो था, लेकिन कहने लगता है कि तुम्हें एज की वजह से काफी एज हासिल है, वैसे भी मैंने 3 साल से कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी। जियांग रुई जाता है शी गुआंग को साइड पर लेकर और कहने लगता है कि उसके जीतने पर इतनी खुश क्यों हो रही थी। तो मैं इतना बता दूं, ये प्यार मोहब्बत तुम्हें सूट नहीं करता। ये ना हो फिर से तुम्हारा दिल टूट जाए और तुम बैठी रो रही हो जैसे पहले हमेशा रोया करती थी। और वो उसे 2 थप्पड़ लगाकर भगा देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दोनों मम्मीज को दिखाते हैं। यूसन की मॉम कह रही थी कि मैंने बहुत सालों पहले तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा था और तब मेरे जहन में एक ही चीज आई थी। मैं इतना तो जज कर चुकी थी कि तुम अपने हस्बैंड से भी ज्यादा ब्रिलियंट हो। अब तुमने बिजनेस वगैरह छोड़ क्यों दिया है, क्यों एक साइड पर हो चुकी हो। वो कहने लगती है कि जब से हमारी डिवोर्स हुई है उसकी आधी फॉर्चून मेरे पास ही है, लेकिन आजकल मैं छुट्टियों पर हूँ, बस कैजुअल इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, मेरा कुछ ज्यादा काम करने को मन नहीं करता। लेकिन अब मिस चैंग उसे यही कह रही थी कि तुम्हारी बिजनेस एक्यूमेन और तुम्हारा टैलेंट जाया हो रहा है, तुम्हें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, तुम बहुत कैपेबल हो। अब रात को जैसे ही मम्मी वापस आती हैं तो शी गुआंग उन्हें अपने पास बुलाती है और उनके ऑफिस में जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था उससे रिलेटेड अपनी मॉम से काफी सारे मशवरे लेती हैं।
उसकी मॉम वाकई बहुत स्किल्ड थी। उन्होंने काफी साल बिजनेस किया था, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में तो वो बहुत साल रही थी और इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड उन्हें बहुत सारा नॉलेज था। वो शी गुआंग को बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं और फिर उसके बाद उन्हें कुछ पुरानी यादें भी आने लगती हैं। एक्चुअली उसके डैड मिस्टर नी, उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ की कदर नहीं की थी। वो इतनी सेंसिबल थी कि सारी दुनिया उनको कहती थी कि आपकी वाइफ ही आपके पीछे असल राज है आपकी सक्सेस का, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देते थे, बल्कि इसको अपनी तौहीन समझते थे। अक्सर वो अकेले में अपनी वाइफ को डांटते भी थे कि तुम ज्यादा बाहर ना बोला करो, ये सब लोग मुझे तुम्हारे अंडर फील करते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अकेले में समझाती हूँ, पर वो बोलते हैं कि मीटिंग के फौरन बाद मेरे कमरे में मत आया करो, सबको लगता है कि तुमने मेरा डिसीजन बदला है। इनफैक्ट कहीं न कहीं ये बातें भी रीजन थी जो उनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। अब यूसन को यहाँ पर आए तीसरा दिन था और उसने एक तीसरा छोटा सा स्नोमैन उसके लिए बना कर रखा हुआ था, जो कि फिर से बहुत क्यूट था। शी गुआंग के पास तो अब अपनी पर्सनल कलेक्शन होती जा रही थी उसके टाइनी स्नोमैन वर्जन्स की। अब शी गुआंग को उन्हें देख देख कर बहुत मन करता था कि मैं भी इन्हीं की तरह से स्किल्ड होकर स्कीइंग कर सकूं। तो वो कहती है कि मैं आज बहुत सारी ट्रेनिंग करूंगी और कल के दिन मैं स्टेज 2 तक पहुंच ही जाऊंगी प्रैक्टिस के बाद। उन लोगों ने वादा किया था कि वो लोग शाम को एक जगह हॉट पॉट खाने के लिए इकट्ठे मिलेंगे, टाइमिंग भी बता दी थी। अब उसके बाद वो लोग अलग अलग अपने लेवल्स पर अपने लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में एक दफा कैल्विन के मुंह से निकल जाता है जुआंगशु के सामने कि ये लड़का जो तुम्हारी स्टूडेंट की कजन को परसू कर रहा है, ये तो बहुत स्किल्ड दिख रहा है। ये वो मोमेंट था जब जुआंगशु उससे दोबारा पूछता है कि क्या बोला तुमने अभी, ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? कहता नहीं यार, सिर्फ उसको चेज कर रहा है। अब जुआंगशु तो इसी सब में खोया हुआ था कि उसका फ्रेंड कैल्विन आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती है। कैल्विन का एक्सीडेंट हो गया था, वो बहुत बुरी तरह से गिरा था और उसके सिर पर चोट लगी थी। यूसन भी उसे गिरा देखकर पास आता है, उसे फर्स्ट एड देता है और यहीं पर ही उसके सिम्टम्स के थ्रू से अंदाजा हो गया था कि उसे इस वक्त इन्फर्मरी में नहीं बल्कि एक टॉप नॉच हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, जो कि यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पर था। वो बोलता है कि एम्बुलेंस को तुरंत ही बुलाओ और यहाँ से इन्फर्मरी की बजाय सीधा वहीं लेकर जाओ, वरना टाइम वेस्ट होगा, हमें आधे घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचना है। जब पता चलता है कि वो एक न्यूरो सर्जन है तो वहाँ का पैरामेडिक स्टाफ उससे कहने लगता है कि इसकी कंडीशन खराब लग रही है, ये रिस्क में है, प्लीज आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि छुट्टियों पर होने की वजह से वहाँ पर ज्यादा स्टाफ नहीं था। अब यूसन, उसका तो दिल ही इतना सॉफ्ट था, वो तुरंत ही उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है, अपना सामान वहाँ इन्फर्मरी में रखता है और एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। यहाँ पर उसने कॉल करने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन शी गुआंग का नंबर बंद आ रहा था। वो उसे बताना चाहता था कि शायद मैं शाम को टाइम पर ना पहुंच सकूं, लेकिन इतने में वो दूसरी कॉल करता अपनी मम्मी को, जो कि उसका फोन उठा लेती हैं और फिर उसके बाद उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स में जाना था। वो कहती हैं कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, तुम जाओ और उसकी केयर करो। अब यूसन से हर कोई यही पूछ रहा था कि तुम इतने जबरदस्त सर्जन थे और वो भी शंघाई में, तो तुमने प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? और वो बार बार अपने जख्मी हाथ को देखे जा रहा था जो हमेशा शिवर करता था और वो सर्जिकल इक्विपमेंट उठा भी नहीं सकता था। अब वो हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में उस लड़के की जान बचाने की कोशिशें की जा रही थी। उसका तुरंत ही सीटी स्कैन किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि उसको डैमेज किस लेवल का है। इतने में जुआंगशु भी पीछे पीछे आता है और लिन यूसन का थैंक्स करता है, पर यूसन बहुत दुखी हो गया था। ये सारा माहौल और हॉस्पिटल्स वगैरह देखने के बाद उसे वही दिन याद आने लगते हैं कि जब वो अपने पैशन को फॉलो कर सकता था, लेकिन अब नहीं। इतने में उसे अंदर एक डॉक्टर बुलाता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम मैंने बहुत दफा सुना था, लेकिन आज तुमसे मुलाकात भी हो गई, तुम बहुत कमाल के सर्जन थे, तुमने कुछ टॉप नॉच सर्जरीज की हुई हैं। वो बताता है कि एक छोटा शहर है और यहाँ पर हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसी तरह की चोटें हमारे पास आती हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। और मैं एक सर्जन तो हूँ, लेकिन ये मेरा मेजर नहीं है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत नहीं है। अब सिटी स्कैन से पता चलेगा कि पता नहीं क्या रिजल्ट्स हैं, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम्हारा जैसे टैलेंट जाया हो रहा है। तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज तुम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। इतने में सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का समय ही नहीं है। अगर इसकी क्लॉटिंग अभी के अभी रिमूव ना की गई तो इसका ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल होगा। ये एक माइनर सा ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन अभी के अभी होना चाहिए। ये सारा कुछ बाहर से खड़ा जुआंगशु भी सुन रहा था और उसे पता चलता है कि यूसन कितना कैपेबल है। वो डॉक्टर उसे बोल रहा था कि आप मेरी सपोर्ट बनकर बैकअप पर खड़े रहोगे, सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए, अगर मैं कहीं गलती ना कर बैठूं। मैंने इस तरह की सर्जरी पहले कभी भी नहीं की। तो यूसन ये बात मान जाता है। वो वहीं पर ही अपना यूनिफॉर्म पहनकर बाहर खड़ा हुआ था और बार बार ये सीन देख रहा था और वही टाइम याद कर रहा था जब इस तरह की सर्जरी परफॉर्म करना उसके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था।
वो यहाँ पर उनको कुछ जगह पर हेल्प भी करता है और उस पेशेंट की जान बचाने में उसने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया था। उधर शी गुआंग को दिखाते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस खत्म करती है तो उसे पता चलता है कि ये क्या, मेरे फोन की तो बैटरी ही खत्म हो चुकी है। तो अब वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ ऊपर वापस आ जाती है और फिर उसके बाद वो जियांग रुई के साथ बैठकर उसी रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी कि कब टाइम होगा और हमें ट्रीट देने वाला यूसन भी यहाँ पहुंचेगा। लेकिन टाइम तो ओवर हो गया था। लेकिन इतने में वो उससे कॉल मिलाती है, वो फोन नहीं उठा रहा था। पास से कुछ लोग गुजर रहे थे और उसी एक्सीडेंट का जिक्र कर रहे थे। ये सुनते ही उसका दिल धड़कने लगता है। 2-3 कॉल्स उसने नहीं उठाई थी। एक्चुअली उसका फोन और उसका सारा सामान तो लॉकर में रख दिया गया था और वो खुद ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हुआ था। तो अब वो बेचैन हो जाती है और तुरंत ही इन्फर्मरी की तरफ जाती है। वहां से वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। वो कहते हैं कि हमने देखा नहीं, वो यहाँ पर लेकर नहीं आए, लेकिन एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा था। उस लड़के ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो काफी टॉल था और कुछ ऐसा ही यूसन ने भी पहना हुआ था। वो वहां पर पड़ा हुआ उसका स्केट बोर्ड भी देख लेती है और बहुत डर जाती है। उसने अपनी मॉम को कहा था कि यूसन की मॉम को कॉल करें, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि वो भी अपना सामान लॉकर में रखकर हॉट बाथ लेने गई हुई थी। अब उसने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया था। वहां से 1 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन फिर भी वो चूज करती है और सारा टाइम बेचैन रहती है। अब जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंची थी तब तक सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी और पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल थी। अभी मरीज बेहोश है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाएगा। यूसन को लगता था कि उसने हेल्प तो की है, लेकिन फिर भी उसके पुराने दिनों से याद आ रहे थे और उसे बहुत सैड कर रहे थे। इतने में शी गुआंग भी ऊपर पहुंच जाती है। उसे देखकर उसका नाम लेकर चिल्लाती और भागती हुई उसके पास आती है। उसे ठीक ठाक देखकर वो एकदम खुश थी और हैरान भी। पास ही में ज़ुआंगशु भी खड़ा हुआ था, वो भी उसकी बेचैनी को देख सकता था। इतने में यूसन कहता है कि तुम 2 मिनट मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। अब वो बैठी उसका वेट कर रही थी। यहीं पर उसे अपनी मम्मी की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि मेरी यूसन की मॉम से बात हो गई है। उन्होंने बताया है कि मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके बताया था कि वो किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, उसको फर्स्ट एड दी है उसकी हेल्प करने के लिए। और बस यही वो मोमेंट था कि जब उसे समझ आती है कि इसके पास टाइम भी था, लेकिन इसने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। एटलीस्ट मेरे लिए एक मैसेज छोड़ देता, जब मेरा नंबर ऑन होता मैं खुद ही देख लेती। इतनी देर वो बेचैन और परेशान रही थी और 1 घंटे की ड्राइव के बाद वहां पर पहुंची थी। अब उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत ही नीचे चली गई थी। थोड़ी देर बाद यूसन बाहर निकलता है तो इतने में उसे अपने टीचर की कॉल आती है, जो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस के बारे में सुना है। तुम्हें जो ऑफर दी थी वो आज भी वैलिड है। अगर तुम सर्जरी नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हॉस्पिटल में रह भी नहीं सकते। तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारे इतने सालों की प्रैक्टिस और लोगों के काम आ सकती है। पर उसका कहना था कि अगर मैं सर्जन नहीं तो फिर मैं रिप्लेसेबल हूँ। अब वो बेचारा बाहर निकलता है तो आगे शी गुआंग को गुस्से में भरे हुए देखता है। वो उससे कहती है कि जब तुम एम्बुलेंस में आ रहे थे आधे घंटे में पहुंची होगी वो, क्योंकि वो तेज होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आधा घंटा था, तुम मुझे एक मैसेज तो कर सकते थे। लेकिन शायद तुमने मुझे इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। तुम क्लेम करते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल एक दफा भी नहीं आया? या फिर तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हारे बारे में फिक्र ही नहीं करूंगी, तुम मेरे लिए इतने अनइम्पोर्टेंट हो? क्या ऐसा सोचते हो तुम? अब वो पास से गुजरती हुई टैक्सी देखती है, रोकती है और चली जाती है। रुई जाते जाते कहता है कि इतने गुस्से में मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अब वो घर पहुंच जाती है। यूसन बार बार उसे कॉल्स कर रहा था पर वो एक भी कॉल नहीं उठाती। पहले यूसन बेचारा सारा दिन सैड रहा था और भागता दौड़ता रहा। ऊपर से शी गुआंग की नाराजगी, उसका तो दिन बहुत ही बुरा गुजरा था। जबकि उधर जियांग रुई उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है और शी गुआंग से कहता है कि खाना तो तुमने खाया नहीं, मुझे भी भूखा मारा है। पर एक बात तो बताओ, तुम्हें यूसन का इस तरह से तुम्हें इन्फॉर्म ना करना, उसके लिए तुम्हारा इतना ज्यादा परेशान होना तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लग रहा? मुझे तो इस सब से यही दिख रहा है कि यूसन तुम्हारे लिए कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लग गई? और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।